बट अगर आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में ही देख लें तो वहाँ तो पर्सनल ब्रांडिंग, जीना मरना उठना बैठना, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी नज़र में पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं पहले अभी आज के दौर में 2026 में बात करें? पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड करें। लोग नॉर्मली जब पर्सनल ब्रांडिंग में आते हैं तो क्या गलती करते हैं? कोई कॉमनली आपने कभी रिसर्च की है, कभी कोई आइडिया हो कि यार ये मैंने देखा है कि बहुत ही लोग गलतियां करते हैं? आपने देखा होगा जितनी सेलिब्रिटीज हैं वो स्क्रीन पे आने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब कोई एक ट्वीट कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत दफा डेलिबरेटली होता है, पीआर टीम्स के थ्रू किया जाता है। तो लोग ज्यादातर उसी को सुनते हैं जिसको वो जानते हैं। मतलब अगर आपको कोई नहीं जानता होगा ना तो वो आपको नहीं सुनेगा। पर्सनल ब्रांडिंग की तो स्टूडेंट को भी जरूरत है, और जो एक टॉप लेवल पे एंटरप्रेन्योर है उसको भी जरूरत है, और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी जरूरत है। क्लाइंट्स को कैसे हम उसको रीच आउट कर सकते हैं? क्लाइंट हमें या खुद ही इनबाउंड हो जाएंगे या हम जा सकते हैं पर्सनल प्रोफाइल बनाने के बाद? लिंक्डइन पहले लोग समझते थे सिर्फ सीवीज डालने का जॉब्स का प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक लिंक्डइन से ज्यादा अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग कहीं पे नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम तहसीन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर पॉडकास्ट। नहीं, बिल्कुल, आपको बुलाने का मकसद हमारा ये था कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, हम व्यूअर्स को बता दें। आज का जो टॉपिक है ना हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, और उस पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्लाइंट कैसे लेंगे। इनका लिंक्डइन भी बड़ा फेमस है, इनका एक्सपीरियंस है, यूएस से भी होकर आ चुके हैं अभी, इन्होंने मुझे बताया, मैं क्योंकि कहीं रिटर्न में नहीं था इनके प्रोफाइल पे। दूसरा, अल जज़ीरा में भी काम किया हुआ है, न्यूज़ 1 पे भी काम किया हुआ है, और पर्सनल ब्रांडिंग में इन्होंने बहुत काम किया। जो आज की यूनिक पॉडकास्ट है ना उसमें जो चीज़ है वो पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्लाइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग तो बता रहे हैं कि अपनी प्रोफाइलिंग करें, पर वो ये नहीं बता रहे कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से क्लाइंट कैसे लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन, थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, और फिर कराची कैसे आ गई? अच्छा, सो बहुत ही कोई मेरी जो जर्नी है ना वो बहुत ही कोई रोलर कोस्टर की तरह है। सो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ न्यूज़ एंकर फ्रॉम न्यूज़ 1, और उससे पहले कुछ इंटर्नशिप्स की थी, बट वो सभी मीडिया के अराउंड, रेडियो जॉकी और इस तरह की चीज़ें। बिकॉज मुझे ना बचपन से शौक था बहुत बोलने का, तो फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशन भी ऐसे ही चूज़ करते हैं जो आपका पैशन है। देन आई स्टार्ट वर्किंग एज अ न्यूज़ एंकर। फिर न्यूज़ एंकर काम किया, फिर मुझे लगा कि टीवी पे काम हो गया, मज़ा नहीं आ रहा। सो फिर उसके बाद मैंने अल जज़ीरा ज्वाइन किया, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फॉर्चुनेट इनफ, तो मुझे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से एक फेलोशिप ऑफर हुई, जो काम मैं कर रही थी उस पर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो हम फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एज अ पाकिस्तानी ऑफिशियल डेलीगेशन जो है, कुछ 16 लोग थे। 2016 में हम पाकिस्तान से यूएस से गए थे, वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बिकॉज हमने पेंटागन विजिट किया, वाइट हाउस विजिट किया, यूएन गए हम। उसके बाद मैं पाकिस्तान आई। फिर पाकिस्तान आके पिंक टैक्सी लॉन्च हो रही थी, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल टैक्सी सर्विस थी जो कि ड्रिवन बाय वुमेन एंड ओनली फॉर वुमेन थी। तो उस टाइम पे ना उबर और ये यंगो, इनड्राइव इतना ज़्यादा नहीं था ही नहीं एक्चुअली। करीम था, बस एक करीम था जिसको सब जानते थे, करीम भी उस वक्त बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आई वाज टॉकिंग अबाउट 2017, तो लोगों के लिए ना करीम को भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अभी तो हम आधी रात को भी करा लेते हैं ना, इतना हम यूज्ड टू हो गए, लेकिन उस टाइम पे ना बड़ा डर था, और कुछ हरेसमेंट्स के केसेस भी आए थे। तो वो देखते हुए जो हमारे फाउंडर थे उन्होंने पिंक टैक्सी लॉन्च किया था, आई जॉइन पिंक टैक्सी एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर। देन फिर प्रमोशन के बाद आई बिकम अ CEO ऑफ पिंक टैक्सी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज एक बहुत ही यंग एज में आप एक स्टार्टअप के CEO बन जाते हैं। अपना स्टार्टअप का CEO होना और कहीं अपॉइंट होना तो एक बहुत अचीवमेंट होती है। तो 2017 में फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंटरप्रेन्योरशिप की, एंड देन फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इतना मज़ा आया। सो वो जर्नलिज्म भी चल रहा है, लेकिन जर्नलिज्म से ज़्यादा ना एंटरप्रेन्योरशिप ने टेक ओवर कर लिया है। सो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट स्टार्टअप्स, उनके साथ मेंटोरिंग स्टार्ट की, एंड देन साइड बाय साइड अपनी कंपनी भी ग्रो करी थी। देन आफ्टर मैरिज मुझे लगा कि बेस्ट ये है कि आप अपनी ही कंपनी ग्रो करें, एंड आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप दी, NIC के साथ रहे, तो वो फिर ये था कि वो सारा एक्सपीरियंस अब अपनी कंपनी की तरफ है। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से आजकल लोग ट्राई भी करते हैं कि एंकर बनते हैं लोग खुद ही। जो आजकल कोशिश है वो है उसका अल्टरनेटिव जो आजकल यूट्यूब में करते हैं, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताया कि दोस्त मैं, क्योंकि आउट ऑफ हमें पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उस तरफ भी जाना चाहते हैं, बोलते हैं यार हमने एंकर बनने का शौक है, दे ट्राई टू डिफरेंट क्लिप्स एंड आंसर। आपने रीच आउट उनको कैसे किया, कैसे? अच्छा, वो शायद मैं बहुत लकी थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे जब मैं एंकर बनी थी
तहसीन में आपको फर्स्ट टाइम बताऊँ, मैं जिस दिन पहली बार मैं ऑन एयर गई थी, मैं लिटरली शिवर कर रही थी, मुझे पसीने आ रहे थे और बार बार जो है हमारे प्रोड्यूसर बोल रहे थे आपको क्या हो गया, आप न्यूज़ पढ़ लेंगी। मुझे लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगी। और वो डर नहीं था, वो नर्वसनेस थी, वो खुशी थी, वो एक्साइटमेंट थी कि आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। अच्छा, अभी ना प्लेटफॉर्म्स बहुत अवेलेबल हैं, बहुत ईजी हो गया। आप यूट्यूब पे अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेते हैं, आप टिकटॉक पे अपना चैनल ओपन कर लेते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जो है ना, अब तो सेलिब्रिटी से बड़े इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स स्टार्स हैं हमारे पास, या यूट्यूब स्टार्स हैं। सो बैक इन 2013 एंड 2014 हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। उस वक्त इंस्टाग्राम थी, बट इंस्टाग्राम इट्स यूज फॉर कि आप अपनी पिक्चर्स लगा दें, खाने की पिक्चर लगा दें। पाकिस्तान में उस वक्त प्रॉपर ब्लॉगिंग या इंस्टाग्राम फेम स्टार्ट नहीं हुआ था। 2016-2017 के बाद से किक ऑफ हुआ, एंड आई थिंक कोविड के बाद इसने बूम पकड़ा है पाकिस्तान में। सो उस वक्त टीवी पे आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि बहुत धक्के खाए, हर न्यूज़ चैनल गए, वहाँ पे ऑडिशंस दिए। लकी इस सेंस में कि मेरा सोशल नेटवर्क और सर्कल शुरू से ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया, बिकॉज मैं रेडियो जॉकी भी काम कर रही थी। सो जो मेरे बॉस थे वही न्यूज़ 1 में होते थे, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे रिकमेंड किया। फिर मेरी 2-3 जगह पे ऑडिशंस और भी चैनल्स में दिए, बट फिर आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम न्यूज़ एंकरिंग। तो वहाँ से मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा फेस था, बिकॉज इस वक्त आपको ना एक अलग फील आ रहा होता है, बिकॉज आप इतने यंग होते हैं, एंड देन फिर आप टीवी पे आ रहे होते हैं और आपका ड्रीम पूरा होता है। बिकॉज अभी भी वो जो टीवी वाला चार्म है वो मुझे लगता है ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी वहीं पे ही है। तो अभी भी उसकी वैल्यू है। मुझे भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया था, कि आपने जो है ना अपने पीक पे करियर को छोड़ दिया और न्यूज़ एंकरिंग ख़त्म कर दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद वो डिसीजन ना लेती तो लाइफ के इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस और इतनी सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकती थी। नहीं, वो बहुत अच्छा। आज भी मैंने देखा है कि लोग अभी भी 9 बजे खबरें आज भी बिल्कुल देखते हैं। भले मैं खुद, जो हम पुराने वाले बंदे हैं वो तो अभी भी देखते हैं। और मुझे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरे जो बाबा है ना, वो इतना प्राउड फील करते थे। मुझे आज तक याद है, जब मेरी न्यूज़ चलती थी तो वो मुझसे हमेशा पूछते थे आज कौन सी शिफ्ट है तुम्हारी, कितने बजे, कौन से बुलेटिन आएंगे, कितने बजे वाले। तो वो हमेशा ना जाके नीचे सबको बताते थे, वॉचमैन से लेकर शॉपकीपर से लेके एक को बताते थे इस टाइम के बुलेटिन पे मेरी बेटी आएगी तो ये वाला बुलेटिन ज़रूर देखना। अच्छा, एक बड़ी मिथ है, एक सवाल मुझे आ रहा है कि मेरे पास कोई एंकर पे फर्स्ट टाइम ही कोई आए पॉडकास्ट में, वो ये था कि वो बोलते हैं कि वो पीछे सामने स्क्रीन लगी हुई होती है, वहाँ से देख के पढ़ते हैं। ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। वरना मुझे ये बोला कि यार ये याद तो नहीं कर सकते, और एक आगे भी पेपर रखा हुआ होता है। अच्छा, वो पेपर मैं आपको बताऊं, वो बस शोकेस होता है। उस पेपर पे कुछ होता नहीं है। उस पेपर पे आप जो न्यूज़ प्रॉम्प्टर पे आ रही होती है वही आपके पास होती है, बट हम पेपर पे से नहीं देखते, हम टेलीप्रॉम्प्टर पे से ही देखते हैं। फ्रंट पे देख रहे होते हैं। फ्रंट पे देख रहे होते हैं। अक्सर मैं पॉडकास्ट में ट्राई करता हूँ कि यार मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं सोचना है ऐसा कोई स्क्रीन लगा दे। मैं तो कभी मैं मीडिया गया हूँ, मैं चैनल्स भी गया हूँ, लेकिन उस वक्त तो उनके पास नहीं लगा होता। लेकिन उसके लिए भी ना आपको एक स्किल चाहिए, बिकॉज मुझे लगता था कि आपको सिर्फ बोलना आता है तो आप एंकर बन सकते हैं, लेकिन एंकर बनने के लिए रीडिंग स्किल्स, आपके उर्दू के तलफ़ुज़ का अच्छा होना, आपकी स्पीड के कहाँ ठहराव लेना है, कहाँ ठहराव नहीं लेना। एंड मैं आपकी इस पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ लोगों का स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी। मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जिनमें से एक फैसल करीम है, न्यूज़ एंकर, उस वक्त समा पे होते थे एंड ही वाज ऑन टॉप। तो उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरी, जब मैंने शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरी 2-3 दफ़ा बुलेटिन देखे और उन्होंने मुझे करेक्ट किया मेरी उर्दू पे कि आपकी उर्दू यहाँ ख़राब है, आपने यहाँ बहुत स्पीड से पढ़ दिया, यहाँ आपने ठहराव नहीं लिया। तो पूरा एक स्किल है, लाइक आपको कहाँ ठहराव लेना है, कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस को रोक के पढ़ना है, किस स्पीड से पढ़ना है। और टेलीप्रॉम्प्टर पे आप सेकंड्स के हिसाब से न्यूज़ आ रही होती है, तो उसकी स्पीड को मैच करना भी ना एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। सो बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है कि एंकर खुद पैड से अपना टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा होता है तो आप स्पीड सेट कर लेते हैं, और कहीं कहीं प्रोड्यूसर हैंडल कर रहा होता है। अगर प्रोड्यूसर हैंडल कर रहे हैं तो बस आप तो गए, क्योंकि वो अपनी स्पीड से चलाता है और आपको उसकी स्पीड को मैनेज करना होता है साथ में। जी, ये चैलेंजिंग सिचुएशन वहाँ होती है और अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जब होती है जब कोई ब्रेकिंग आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया कहीं पे। अब ब्रेकिंग में ये होता है कि आपके पास सामने टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ नहीं आ रहा होता, सिर्फ एक आवाज़ आपके कान में आती है। आपका जो प्रोड्यूसर है, जो न्यूज़ रूम में होता है, वो कहता है कि जी ये वाक़या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, गुल प्लाजा में आग लग गई है। अब आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है कि गुल प्लाजा में आग लग गई। अब आप सोचें आप उस इन्फॉर्मेशन को कितना रिपीट करेंगे,
देंगे, ठीक है, और आप लाइव होते हैं तो आप ये पूछ भी नहीं सकते कि और बताओ, या क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी उनके पास भी वो आपको दे रहे होते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आप जल्दी जल्दी लिख भी रहे होते हैं, कभी लिखने का मौका नहीं होता क्योंकि आपके ऊपर ही कैमरा होता है, तो आप उसको अपने माइंड में ही सेव करके आप उसको बोल रहे होते हैं। आपने देखा होगा इसीलिए एक एंकर बहुत दफ़ा एक ही ब्रेकिंग की एक ही लाइन को 5-6 दफ़ा बोल रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है बोलने के लिए। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है लाइव आप किसी को कॉल पे लेते हैं या फिर कोई ब्रेकिंग आ जाए। तो लाइव कॉल्स लाइव ही होती है वैसे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, लाइव कॉल्स लाइव ही होती हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि 2013 के इलेक्शन मैंने कवर किए थे, इनफैक्ट मैंने खान साहब को इंटरव्यू भी किया था और उस वक्त रेहाम खान हमारे चैनल में होती थी, तो उसकी ना क्लिप आप निकाल के लगाए अपने पास? बिल्कुल, कभी मिलेंगे तो जरूर लगाएंगे। उसके क्लिप लगा दे। मैंने देखा भाई चलते हैं क्लिप्स, क्योंकि अभी मैं दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, तो उसने कहीं गलती से कहीं इमरान खान के साथ कोई तस्वीर खिंचवा ली थी और कुछ क्लिपिंग थी, तो कह रहा यार मैं जब डालता हूँ ना मतलब नहीं कहता चली जाती है, वो जाती है, कहते वही तो। अच्छा, 2013 से खान साहब का ये जो धरने वाला कंटेनर वाला था, तो मुझे अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में याद है कि 2013 में वो इस्लामाबाद में कंटेनर में थे एंड सारे एंकर्स की लाइन लगती थी और वो एक टाइम देते थे उस पर, चाहे वो बड़ा एंकर है, छोटा एंकर है, किस चैनल का एंकर है, सब लाइन लगा के अपना वेट करते थे एंड देन 1 by 1 कंटेनर में जाते थे खान साहब का इंटरव्यू। अभी मैंने देखा लोग जबरदस्ती, आप देखें अगर मीडिया पे भी देखें तो जबरदस्ती उनकी पूरी खबर में कोई उनकी खबर नहीं होती, उनकी तस्वीर लगा देंगे, नाम लगा देते हैं, कुछ लगा देते। तो मेरे बोला यार ये यानी कि क्लिक क्या एक अच्छा ऑप्शन है, क्लिक थ्रू रेट ले लेते हैं। अब तो आपको पता है कॉर्पोरेट्स में लोग पैसे दे के चैनल्स को बुलवा रहे होते हैं। हाँ, तो सही है। ये भी है कि अब पैसे दे के लोग अपनी खबर खुद बनवा रहे होते हैं। ये पहले नहीं था? ये पहले नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है शायद पहले भी था, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है नॉर्मली कि पैसे देके जो कराना है करा लें आप। अब शायद ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, पहले भी था लेकिन पहले बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज और इस तरीके से, और पहले जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो सहाफ़त का मयार है ना वो कुछ डगमगा सा गया है। तो वो जो पहले के एक हमारे मंझे हुए एंकर्स हुआ करते थे, ट्रेंड होके आते थे हमारे एंकर्स, मतलब मुझे याद है जियो के एंकर्स जो होते थे वो हमारे लिए किसी उस्ताद से कम नहीं होते थे। और आज भी मतलब नाजिया अशर देख लें और आप इस तरह के पुराने वजी सानी वगैरह इनको आप देख लें, उनके तलफ़ुज़, उनके बात करने, वो प्रॉपर इंटेलेक्चुअल लोग थे जो किताबें पढ़ते थे, किताबें लिखते थे, जिनको लिखने और पढ़ने का शौक़ था, जिनको अदब से मोहब्बत थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि शौक़ रह गया है जर्नलिज़्म, या टाइटल रह गया है कि ओ मैं फ़ला चैनल की एंकर हूँ, और ब्यूटी वाला सीन बहुत ज़्यादा हो गया हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, और सहाफ़त और अदब, वो जो बोलते हैं ना कि आपका अदब से जो लगाव था, जो मोहब्बत थी, वो बहुत कम दिखने लगी है मुझे। चले, आपका हम वाला टॉपिक मेरा था नहीं, लेकिन ये मुझे बड़ा मज़ा आया कि जब आपने कहा कि एंकर में थी और मैंने छोड़ा, मैंने चलो इसको थोड़ा टच कर लेते हैं। बट बिफोर डाइविंग दैट मैंने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था, फिर मेरे ऐसे ही दिल में जो सवाल आए थे और मैंने कोई रिसर्च भी नहीं की थी। मैंने कहा लेकिन एक दो सवाल होते हैं ना कि बचपन में, क्योंकि बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, या वो बोलते नहीं ये स्क्रीन लगी होती हैं या इस पर ये याद करके आती हैं, नहीं इनको ये चीज़ नहीं मिलती, तो वो सारे सवाल आज मैंने, अब वो आपने बताया ना पैर से, तो किसी ने बचपन में मुझे कहा था कि पैर से पैडल होता है, उससे आप अपना जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है उसको आप वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। चले, बहुत अच्छा रहा। हमारा जो टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। हमारा टॉपिक था कि पर्सनल ब्रांडिंग, देन कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग, फिर हम क्लाइंट की तरफ भी चलेंगे। आपकी नज़र में पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं पहले, अभी आज के दौर में 2026 में बात करें? 2026 में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज के दौर में एआई, इट्स लाइक ब्रीदिंग एयर, कि अगर आपको एआई नहीं आती या आपको गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप फेल हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग भी इसी तरीके से है कि अगर आप अपने आप को ही ब्रांड नहीं बना सकते तो सक्सेस कहीं पीछे रहना शुरू हो जाती है। बिकॉज जो आजकल का ट्रेंड है ना वो इस तरीके से है, सॉरी टू से दिस वर्ड बट आई एम वेरी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं बचपन में हम सब सुनते थे जो दिखता है वो बिकता है, तो इट्स ट्रू।
लाइक आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, आप देखें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, अपनी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, जबकि उनसे बहुत काबिल लोग इस वक्त हैं, लेकिन उनका किसी को पता नहीं है. सो ये 2026 इज ऑल अबाउट कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसके बारे में किस तरीके से बता रहे हैं लोगों को. पर्सनल ब्रांडिंग इट्स ऑल अबाउट जो आप कर रहे हैं, आप उसकी स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करते हैं. सिंपल वर्ड्स में ये है. इसकी तो आपको वैसे भी आइडिया भी होगा ना ट्रेनिंग का, कि पहले आपको तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो स्टोरी टेलिंग का अगर कोई भी न्यूज़, अब तो मेरे ख्याल है बड़े अच्छे तरीके से न्यूज़, कि अगर आपने कोई पर्सनल ब्रांडिंग पे कोई वीडियो बनानी है तो आप न्यूज़ स्टाइल में भी बना के दे सकती होंगी. न्यूज़ स्टाइल में भी अच्छा. इसके अलावा तहसीन, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है, तो मैंने जो न्यूज़ के बाद जो जर्नी स्टार्ट की थी, या डिफरेंट अल जज़ीरा और डिफरेंट चैनल्स के साथ जो एसोसिएट रहे, तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया था. डॉक्यूमेंट्रीज़ ने मेरा जो इंटरेस्ट था ना, कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में कवर हो रही होती है, क्योंकि लोगों के आप नरेटिव सुन रहे होते हैं और वो नरेटिव सुन के आप उस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर उस पर आप ट्रांसलेट करके एक स्टोरी बनाते हैं. तो वो डॉक्यूमेंट्री भी कहा तो जाता है कि डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल लाइक नेकेड आई की तरह होती है कि आप जो देख रहे हैं वो शूट करें, बट ऐसा नहीं है. लाइक उसमें भी स्क्रिप्टिंग चल रही होती है, आप अपना नरेटिव दिखा रहे होते हैं. सो पर्सनल ब्रांडिंग अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए ना, तो नरेटिव बिल्डिंग है कि आप अपना नरेटिव क्या बना रहे हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी शो करना चाह रहे हैं. सो पाकिस्तान में मुझे लगता है 2026 में भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग को सीरियस लेते ही नहीं है. बट अगर आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में ही देख लें, तो वहाँ तो पर्सनल ब्रांडिंग, जीना मरना उठना बैठना, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. आपके स्टार्स से लेके, आपके पॉलिटिशियन से लेके, आपके बिजनेस में, लाइक अंबानी, आई डोंट नो मुझे नाम लेना है या नहीं, बट आई थिंक अंबानी से बड़ी पर्सनल ब्रांडिंग की कोई मिसाल नहीं है. मतलब जिस तरह की नेटवर्किंग वो करते हैं, और पर्सनल ब्रांडिंग इज द की टू गेट सक्सेस. मुझे ऐसा लगता है कि 2026 से लेके आगे जितना भी आपका दौर आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट कि आपके कितने अच्छे कनेक्शन है, कितनी योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्थ. उसका एक तरीक़ाकार कोई बताया ना, जिससे आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, कोई प्रोफाइल को बिल्ड करना चाहता है पर्सनल ब्रांडिंग में. मुझे हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या कि एक आइडिया आया, बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग शुरू कर दी. अब वो कहते हैं यार मुझे तो कोई जानता नहीं है, मतलब या तो फ्रीलांसिंग अपर से चला गया, या फिर स्टूडेंट है भी नए नए, उनको सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यार स्टार्ट कहाँ से करें. मतलब मैं आज बैठी हूँ तो मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ जो दिमाग में आता है, या मैं यूट्यूब चलाना शुरू कर दूँ, या मैं अपने डेली चीज़ें डालना शुरू करूँ. तो व्हाट एग्जैक्टली, कैसे अपने गोल को या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को डिफाइन के अपना गोल कैसे बनाए. मतलब अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है और आपका जेनर क्या है, बिकॉज वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा वेग हो जाती हैं. और पर्सनल ब्रांडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करें कि आपकी ऑडियंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर है, तो आपके लिए इंस्टा इज़ गुड बट लिंक्डइन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहते हैं, वैसे तो मुझे लगता है प्रोफेशनली पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपका उठना, सोना, जागना, गाना सब लिंक्डइन के साथ होना चाहिए, बिकॉज लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स बहुत चेंज हो गए. एंड लिंक्डइन पहले लोग समझते थे सिर्फ सीवीज डालने का, जॉब्स का प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक लिंक्डइन से ज़्यादा अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग कहीं पे नहीं होती इफ़ यू वांटेड टू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज अ ब्रांड. और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की अपनी स्टोरी नरेट करनी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है या मेरा फैशन का बिजनेस है, तो मैं लिंक्डइन पे तो जाऊंगी, बट मेरी ऑडियंस मुझे पता है ज़्यादा हैंग आउट करेगी इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना जो है वो ब्लॉग क्रिएट करना शुरू करूँगी, वहाँ पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट करना शुरू करूँगी. एंड लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग में ना आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें. पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड करें. ठीक है, आप क्या स्टोरीज बता रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोई ना कोई गोल डिफाइन जरूर कर लेना चाहिए कि किस एरिया में जाना है. मिसाल के तौर पर अगर उसको टेक्सटाइल में जाना है तो उसी से रेलिवेंसी के साथ ही कंटेंट करें. मतलब ऐसा ना हो कि वो पर्सनल ब्लॉगिंग के डालें फिर खाने के डालें. तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो तहसीन, कोई भी जो नीश होती है ना, उसको सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जैसे लोग आजकल मैंने देखा हर बंदा बात करते हैं, आप उससे पूछें आप क्या करते हो, कहते हैं मैं सोशल मीडिया एजेंसी रन करता हूँ. देखिए सोशल मीडिया में भी ना ऐड कर सकती है उसमें आप, या तो मैं AI पे काम करता हूँ, हाँ, या सोशल मीडिया मुझे लगता है उसकी ग्राफ नीचे आ रहा है, हर कोई AI की बात करे. देखिए फील्ड्स दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों
में इतनी सारी वेराइटीज है, इतनी सारी चीजें। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप किस पे काम करते हैं, आप एसईओ पे काम करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करते हैं, आप एड्स चलाते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं। सो हर चीज की ना, आप जितना ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, नॉलेज आती जा रही है, उतनी ज्यादा नीश आपकी डिवाइड होती जा रही है। सो इट्स बेटर कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करें, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें 2 चीजें। जिसको आज पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है, उसके लिए वो 2 चीजें कर ले, पेपर और पेन ले, और उस पर सबसे पहले लिखे कि उसका गोल क्या है, फ्रॉम ए टू जी उसको कहाँ पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद वो ये चीज लिखे कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस एज ब्रैकेट में आती है, एंड वो जो ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा पाई जाती है। हो सकता है वो रेडिट पे पाई जाती है, हो सकता है टिकटॉक पे ज्यादा हो, लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे भी। जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि आप अपनी ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और वहां से आप स्टार्ट करें। लेकिन सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं ना, वो एक नीश के साथ स्टिक नहीं रहते। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इरफान जुनेजो की बात करते हैं, ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट इरफान जुनेजो। सो इरफान जुनेजो ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, उसने भी ब्लॉगिंग में एक नीश सेलेक्ट की थी, और वो डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग एंड उस नीश के साथ स्टिक रहते थे। अगर वो इधर उधर निकल जाते और हर चीज़ कवर करना शुरू कर देते, मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ या बहुत सारे ऐसे लोगों को जो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ लिख रहे होते हैं। हर चीज़ लिखने की नहीं होती और हर बात भी शेयर करने की नहीं होती आपको अपनी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल नीश AI की है तो मैं सिर्फ AI पे बात करते रहूँ एंड बाकी ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन दूँ ही नहीं। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कराची में कितनी गर्मी है, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि मैंने गन्ने का जूस रुक के पिया। बट वही बात है कि मैंने उस नरेटिव को किस तरीके से प्रेजेंट किया, वो आपके गोल के साथ अलाइन कर रहा है। एग्जैक्टली वो हर चीज आपके गोल और आपकी नीश के साथ अलाइन करनी चाहिए। उसके अगर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर मैं टेक्सटाइल का काम करता हूं तो मैं उसको बोल दूंगा कि मैंने जिस गन्ने के रस वाले के साथ पिया, उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ही क्रिएटिव थे, उसके ऊपर डिजाइनिंग भी गन्ने के रस की ऐसी हुई थी, तो उसको एसोसिएट कर दिया कि भाई वही गन्ने वाला था जिसके कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे। तो अब वो, लेकिन वो नैरेटिव बिल्ड हो गया क्योंकि आपका टेक्सटाइल का काम है, तो दैट्स गोइंग टू बी उसके साथ हो गया। लेकिन आप किचन बिल्कुल आपकी एग्जांपल बिल्कुल सही है, बट जरूरी नहीं है कि हर दफा आप उस नैरेटिव को अपने काम से ही एसोसिएट करें। सही है, आप अपने पर्सनल थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी आप किसी अच्छे CEO को फॉलो कर रहे होते हैं एंड आप देख रहे होते हैं, तो वो सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा होता, वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के बारे में, वो जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अपने थॉट्स, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना, वो आपके अपने थॉट्स से बनती है। सो अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे जाऊं तहसीन एंड मैं आपके कुछ वीडियोस उठा के देखना शुरू करूं, तो मेरा एक माइंड बन जाएगा, परसेप्शन बन जाएगा। बता सकते हैं कि आपने देखा तो होगा। आई नो कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप किस तरह के इंसान हो। देखा तो होगा ना, बता भी सकते हैं कि जब आपने सर्च किया ताकि हमारे पास भी फीडबैक आ जाए रियल टाइम पे, क्योंकि जब आपका इनविटेशन किया होगा तो आपने प्रोफाइल तो देखा ही होगा। ऐसे है प्रोफाइल देखी। व्हाट एग्जैक्टली परसेप्शन आपकी क्या गई? मेरा परसेप्शन यही था दैट यू आर समवन हु इज वर्किंग ऑन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, कि आप डिफरेंट लोगों को लेकर आ रहे हैं पॉडकास्ट में। लेकिन जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपको देख के बना था, ये था दिस इज अ नॉलेज प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप डिफरेंट लोगों को लाके डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस से एक एजुकेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट है। चलें, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया हमारा। लेकिन आपको मेरे टेक्सटाइल का नहीं पता, बिजनेस का नहीं पता। टेक्सटाइल का नहीं पता था बिकॉज वो आपने कभी उस पर शो नहीं किया या उस पर कभी आपने बात नहीं की। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को एंड आप किस चीज के बारे में बात करें, वही आपका परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो पॉडकास्ट एग्जैक्टली जो स्टार्ट की थी वो ये था कि अगर नेटवर्क और कनेक्शन बिल्ड हो जाए, क्योंकि दिल करता है मेरा कभी कभार कि मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊँ। वो मेरा बिजनेस लोकल नहीं है, तो अगर वो ऑडियंस मुझे यहाँ मिलती भी है तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। तो मैं कभी कभार उसको दिखा भी नहीं, तो मैं अपनी बात को बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको वो चीज़ नहीं भी दिखानी तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरा लोग बिजनेस दिखाते हैं, तो मुझे तो एज अ पॉडकास्ट ही शो करना था। मैं ज़्यादातर एजुकेशन बेसिस पे पॉडकास्ट ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर भी वही बात डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या था। आपका गोल नेटवर्किंग था, आपका गोल लोगों से कनेक्ट करना था। सो आपका गोल पॉडकास्ट को लेके था। आपका गोल ये नहीं था कि मुझे अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को प्रमोट करना। अगर आपको अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को प्रमोट करना होता है तो आप उस पर भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, उस पर भी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, बट उसकी नीश डिफरेंट होगी, उसका बिल्कुल टोटल जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। वो फिर ये वाला आप स्टाइल फॉलो नहीं कर सकेंगे, उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली।
व्हाट एग्जैक्टली आपका एक्सपीरियंस भी, आप लोगों को रिसर्च भी करती है, देखते भी हो, मतलब आपने तो बड़ी स्क्रीन, जिसको बड़ी स्क्रीन कहते हैं, उस पर भी काम किया है। लोग नॉर्मली जब पर्सनल ब्रांडिंग में आते हैं तो क्या गलती करते हैं? कोई कॉमनली आपने कभी रिसर्च की है, कभी कोई आइडिया हो कि यार ये मैंने देखा है कि बहुत ही लोग गलतियां करते हैं? अच्छा, अभी ना हम हमारी टीम काफ़ी टाइम से काम कर रही थी एंड हमने देखना शुरू किया अपने क्लाइंटेल के लिए, हमने देखना शुरू किया कि कितने पाकिस्तान में ऐसे सीईओज हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं एंड कितने सीईओज हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। हम बात करें टॉप लेवल सीईओज जो मल्टीनेशनल, जो गिनी चुनी रह गई हैं उसमें से भी जा रही हैं छोड़ के पाकिस्तान से। तो मल्टीनेशनल कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, यस, उनके सीईओज, बिकॉज उनके पास बजट्स अच्छे हैं, उनके पास टीम्स होती होंगी एंड उनके वो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड क्योंकि वो मल्टीनेशनल है एंड क्योंकि उनको इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो उनका एक प्रोटोकॉल है तो वो फॉलो करें। बट सॉफ्टवेयर हाउसेस, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट बिजनेसेस हैं। इवन अगर आप टेक्सटाइल में ही देखें, सही है, आप जिस एरिया में बैठे हैं उस लाइन में कितनी सारी आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, किसको पता है उसके बारे में? मुझे और आपको पता होगा बिकॉज हम यहाँ से एसोसिएटेड हैं। उसके अलावा जो वो कपड़ा पहन के भी बैठी है ना औरत, उसको भी नहीं पता होगा मेरा कपड़ा किस फैक्ट्री में बना और किस इंडस्ट्री ने और किस मिल ने इसको बनाया है। ठीक है, उसको ब्रांड पता होगा बट उसको ये बात नहीं पता होगी। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम मतलब काम ही नहीं करते, बिकॉज वो हमारा, सॉरी टू से, बट वो एक सेठिया माइंडसेट है कि बस पैसा आना चाहिए। मुझे लगता है आपने मेरे वाले एरिया में रिसर्च की है क्योंकि आप वही बात देखें, बहुत सारे ये एरिया टेक्सटाइल का जो एरिया है ना, exactly. ये इसमें प्रॉब्लम है। बिकॉज आई डिड टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज आई आइडेंटिफाइड कि आप आईटी के सेक्टर में जाएं, exactly. उसमें आप किसी को भी रीच आउट करें वो आ जाता है। वो इतना मतलब अगर 100 out of 80 आ जाएगा, बिकॉज ही और शी नोज कि यार मुझे जाना चाहिए, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है, exactly. मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम सेक्टर बदलते ना एजुकेशन सेक्टर में, तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो करूँ तो मुश्किल से 70-40%, क्योंकि टीचर या वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल पे चले जाएं, मैंने वो तो आते ही नहीं होंगे, एआई के टूल लगा दिए, सब लगा दिया मैंने। हाँ, आप टेक्सटाइल की बात कर लें, वो ऐसा लगता है कोई जेन्युइन है, मतलब वो अच्छा, उनका ना तहसीन एक माइंडसेट है, सॉरी टू से, बट एक सेठिया माइंडसेट है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे बैंक में पैसा गिर रहा है, दैट्स इट। मुझे क्या जरूरत है मतलब किसी पॉडकास्ट पे जाने की, मुझे क्या जरूरत है अपना नेटवर्क बिल्ड करने की? और उनका नेटवर्क भी गोल्फ क्लब में ही बिल्ड हो रहा होता है, बिकॉज वो शाम में जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़े से लोगों से मिलते हैं एंड देन दैट्स इट। और कम है वो भी ऑफ कोर्स बहुत कम है, बट उनको लगता है बस उनका जिंदगी का गोल पूरा हो रहा है, दैट्स इट। बट अब जो है वो चीज़ें चेंज हो रही है, नई जनरेशन आ रही है। इवन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बच्चों से मैं मिली हूँ, जिनसे हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे बात हुई है एंड दे आर वेरी मच ऑन इट। ठीक है, दे आर वेरी मच ऑन इट, उनको पता है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, वो खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं एंड उनको उसकी वैल्यू पता है। असल में ना तहसीन, पाकिस्तानी कौम का माइंडसेट है कि जहाँ पर हमें लगता है ना कि पैसा नहीं बन रहा, या जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पैसा ज़रा स्लो बनेगा, तो हम कहते हैं छोड़ो इस काम को। हमें ना ओवरनाइट अमीर होने वाला शौक है। अगर हम देखें ना तो हम कोई बिजनेस भी ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पे हमें ओवरनाइट पैसा आ जाए, या बस जल्दी से हम अमीर हो जाएं, जल्दी से हमारे पास पैसा आ जाए। जहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती है, इस पर्सनल ब्रांडिंग बहुत पेशेंस का काम है। मतलब वो सालों में जाके आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है। मतलब आप कोई भी, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, आप किसी भी ब्रांड को देख लें, जे डॉट की बात कर लेते हैं, खाड़ी की बात कर लेते हैं। सो ओवर अ टाइम ऑफ ईयर्स उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी क्वालिटी पे, अपने ब्रांड पे, अपने ब्रांड इमेज पे। ओवर द टाइम ऑफ ईयर्स जाके उनका ब्रांड बना है ना। अब सबको पता है कि ओके ठीक है, ये ब्रांड कपड़ों का है, ये ब्रांड परफ्यूम का है, ये ब्रांड वॉचेस का है। सो जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात आती है ना, तो लोगों को लगता है कि अब क्या फ़ायदा। पहले एक तो लोगों का ये होता है, सबसे पहला जो आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग मतलब जो बहुत एजुकेटेड है ना, अगर हम उनको भी पिच करते हैं तो कहते क्या फ़ायदा, लाइक हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली बात होती है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग की तो स्टूडेंट को भी ज़रूरत है, और जो एक टॉप लेवल पे एंटरप्रेन्योर है उसको भी ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी ज़रूरत है। बिकॉज आप अपना, और पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका अपना पर्सनल गेन हो रहा है इसके अंदर, आप अपनी नॉलेज शेयरिंग भी तो कर रहे हैं लोगों के साथ। अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, उसकी एक नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बंदा है। अब ऑटोमोबाइल में वैसे इतनी नीश आपकी सिलेक्टेड है, लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं उस नीश के अंदर।
अब वो जो बंदा बात करेगा और उसका एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर से कोई टॉप टायर लेवल का CEO MD आके बैठा हो और वो बता रहा हो और उसकी जो ऑडियंस है वो सुन रही हो, तो आप सोचें कि उनको कितना फ़ायदा होगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स सुन के। सो हमारे यहाँ ना एक नॉलेज शेयरिंग का भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कह लें, कंसर्न कह लें, डर कह लें, मतलब हम अपनी नॉलेज को अपने तक ही रखेंगे एंड उसको आगे पास ऑन नहीं करेंगे, उसको लेगेसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ मेरा दिल करा मैं एड ऑन कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है कि ये अभी कर लें, यानी कि जितने भी CEOs हैं उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी डाल दें, क्योंकि मैं एक परसेप्शन ये देख रहा हूँ, आप मुझे इसको करेक्ट भी कर सकती हैं, रॉन्ग भी दे सकती हैं, कि लोग अब उसको ही सुनते हैं ज़्यादातर। ये मेरी अपनी पॉडकास्ट का, मैंने 100+ पॉडकास्ट कर चुका हूँ स्किल बेस, तो लोग ज़्यादातर उसी को सुनते हैं जिसको वो जानते हैं। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपको कोई नहीं जानता होगा ना तो वो आपको नहीं सुनेगा, ऐसे ही है। अब मैंने देखा उसके व्यूज़ भी कम हो जाते हैं या उसके वो पूरा उसका फ्लो गिर जाता है, बिकॉज वो उसको नहीं जानता ना, तो उसको लगता है कि शायद उसकी वो कुछ वो या तो नॉट श्योर कि बेकार में बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की थी, सो पाकिस्तान में तो ये बहुत कम सीन है, लेकिन आपने देखा होगा, अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूँ, ठीक है, सो आपने एक आई डोंट नो आपने कॉन्सेप्ट या ये वर्ड सुना है, यानी कि स्क्रीन से चला गया तो बस इसका करियर ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं वो स्क्रीन पे आने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब कोई एक ट्वीट कर देंगे और कुछ सियासत पे बोल देते हैं, कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत दफ़ा डेलिबरेटली होता है, PR टीम्स के थ्रू किया जाता है। अब हम बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, कभी बेचारों के साथ हो जाता है कि उनके साथ वो मतलब आ गए किसी न किसी चीज़ के अंडर, बट मेजॉरिटी होता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो भी जाती है तो वो भी उनके लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है बिकॉज वो वायरल हो रहे होते हैं, वो लोगों के सामने रिमाइंडर हो रहा होता है। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जब शादी से पहले न्यूज़ एंकरिंग करती थी, फिर मैंने न्यूज़ एंकरिंग छोड़ दी, फिर शादी के बाद मैंने कहा चलो अब दोबारा कर लेते हैं, तो मैंने हर जगह से ये सुना, नहीं स्क्रीन टाइम आपका चला गया या स्क्रीन वैल्यू आपकी चली गई। सो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपको जानते हैं, आपकी स्क्रीन वैल्यू होती है, आपकी स्क्रीन पावर होती है, एक प्रेजेंस होती है आपकी, और आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है उस चीज़ से। लोगों को पता होता है कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेबल है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको इतने सारे इवेंट्स में दिख रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे दिख रहा होता है। या एक इंसान जो टीवी पे आ रहा है, वो दिन के 8 घंटे आपको टीवी पे दिख रहा है, तो आपको पता होगा कि कोई क्रेडिबल इंसान है जिस पे आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो पर्सनल ब्रांडिंग में भी यही है कि जब आप अपने आप को शोकेस कर रहे होते हैं ना, आप नरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं, सो आप एक पब्लिक फिगर बनते जाते हैं, एक पब्लिक इमेज बनते जाते हैं। बीइंग अ पब्लिक इमेज, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, तो फिर आप सोच समझ के चीज़ें करते हैं एंड देन फिर आप कंट्रोवर्सी से दूर रहना। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे लाइक आपको बहुत सारे लोग जानने लगे, तो आज आप कोई भी ट्वीट करने से पहले सोचेंगे, या कोई भी स्टेटस लगाने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे कि मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, इसको डिलीट कर दूं लगा दूं, क्योंकि आप एक पब्लिक इमेज बनते जा रहे हैं, एक पब्लिक फिगर बनते जा रहे हैं ना, आपके ओपिनियन मैटर्स करते हैं आप, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बन गए तो आपका ओपिनियन मैटर करता है और वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लोगों को ये लगता है कि जो है ना, लाइक ठीक है फेमस होने के लिए आप पर्सनल ब्रांड कर लें, इट्स नॉट अबाउट क्या फेमस होने के लिए कर रहे हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट फ़वाइद हैं जो आपको लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहे होते हैं कि किस तरीके से आपकी अपनी पर्सनालिटी को शेप करने में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने आप को एज ए ब्रांड प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो आपको ये जाके नहीं बताना पड़ता कि ओ मैं तहसीन हूँ, मैं टेक्सटाइल खिलाता हूँ। आप डायरेक्ट जाके बोलते हैं कि मैं तहसीन इस्लाम हूँ एंड पीपल नोज यू फ्रॉम योर नेम। तो ये आपका नाम ही आपकी पहचान है, और विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाते हो, सेलिब्रिटी 10 बिजनेस चला रहा होगा, हमें नहीं पता, बट वो सेलिब्रिटी है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, हम उसको जानते हैं, वो जो उसने अपना इमेज पब्लिकली बनाया हुआ है, हम उसको जानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको बता भी दूं, लोगों को इस बात की तस्दीक भी कर दूं कि ईद से लेके बकरीद तक मैंने सिर्फ एक स्टेटस लगाया है। मतलब मैं इतने कम करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर कोई ऐसी बात मैंने कर दी तो पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और मुझे ये भी देखना होता है कि जैसे मैंने अगर बात की है, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यार आप मेरी पॉडकास्ट पे आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके भी लोग 10 मतलब निकालते हैं अपने एंगल से। इसको बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, हाँ इसके बड़े मजा आ रहे हैं।
अच्छा मैं आपका थैंक्स के मेरी परसेप्शन में आपका थैंक्स है, लेकिन सामने वाले की परसेप्शन भी मुझे सोचनी पड़ती है कि ये इसको लेके किस परसेप्शन पे जा सकता है। तो मुझे जब डालता हूँ तो मैं 3-4 एंगल से सोचता हूँ कि मेरे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बिकॉज आई थिंक क्योंकि आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड खुद से क्रिएट किया, यू आर नाउ ब्रांड तहसीन इस्लाम, आपका नाम ही आपकी पहचान बन चुका है। अगर आप यही बात करें 10 साल पहले की, तो आप पता नहीं कौन कौन से वो ब्रोकन हार्ट्स वाले भी स्टेटस लगाते होंगे मजे से, वो गाने डाल देते थे, कुछ भी लगा देते होंगे, गाना सुनते थे, वो शेयर कर। अब तो खैर छोड़ ही दिया। मुझे याद है वो 10 साल पहले लड़कों के या तो ब्रोकन हार्ट वाले स्टेटस आते थे और गन के साथ या गार्ड्स के साथ स्टेटस आते थे, इस तरह का होता था। बट जब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो एटलीस्ट आपकी खुद की भी लाइक यू नो नॉलेज इंक्रीज हो रही होती है। आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिन इंडस्ट्रीज का आपको पता नहीं होता आप उस इंडस्ट्रीज पे भी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आपकी हमें लगता है हम सिर्फ हर चीज़ पैसा नहीं होती है, हर चीज़ बिजनेस गेन के लिए नहीं होती, आपकी अपनी पर्सनालिटी ही में 360। आप जो 5 साल पहले तहसीन होंगे, आई एम श्योर, मैं आपको बता सकती हूँ 100% कि आप अब वो नहीं है इंसान। मतलब आपके टेम्परमेंट में चेंज आया होगा, आपके मिजाज में चेंज आया होगा, आपके बोलने के अंदाज में, आपकी बहुत सारी, यहाँ तक कि आपकी ईटिंग हैबिट्स तक इन्फ्लुएंस होती हैं। सो इतनी स्ट्रांग होती है ये चीज़। मैं इसको करेक्ट कर दूँ, मैं थोड़ा तफरी में आ रही है, सब कुछ बदलेगा लेकिन आप बेगम के आगे नहीं बदल सकते। हाँ, वो मैं इसलिए बता दूं, लोग समझेंगे शायद वो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने भी बेगम से थोड़े दिनों पहले ही पूछा, तो वो उसका फीडबैक और लोगों का फीडबैक आएगा, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ फीडबैक, जैसे आपसे फीडबैक लिया। तो उन मतलब ये डिस्क्लेमर दिया है कि एक्सेप्टेड ऑफ वाइफ के अलावा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि ऑफिस में 250 लोग मेरी सुनते हैं, नहीं सुनती तो मेरी बेगम नहीं सुनती। तो ये आई थिंक यूनिवर्सल मसला है। हाँ, ये मसला है कि और हाँ, बेगमात का ये मसला होता है कि नहीं सुनते तो हमारे मियाँ नहीं सुनते। हाँ, तो ये इशू रहेगा। आपने कहा ना कि आपकी हैबिट चेंज हो गई, और वो मुझे कहती है यार तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे ऐसे। और दूसरा फैमिली के आगे भी आप वैसे ही रहते हैं, क्योंकि फैमिली है तो वो आपको उसी एंगल से देखते हैं। आई थिंक आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके सामने भी वो तो लाइक आप कुछ भी बन जाए, आप पॉलिटिशियंस बन जाए, आप प्रेसिडेंट बन जाए इस मुल्क के, वो अच्छा वो ना तहसीन आपका सबसे गोल्डन मैं कहती हूँ पीरियड होता है या गोल्डन सर्कल होता है, बिकॉज वो लोग आपको जेन्युइनली जानते हैं कि आप कौन है, एंड वो जेन्युइनली आपके साथ लॉयल भी होते हैं। एंड वही लोग हैं जो सिर्फ आपके साथ लॉयल है, वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, वो आपसे मोहब्बत भी करेंगे तो जेन्युइन करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे तहसीन मेहरान चला रहे हैं, तहसीन मर्सिडीज चला रहे हैं, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं है, उसको बस फर्क है कि आप कैसे, आप खुश हैं या नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत कम हो गई है, बिकॉज जितना मटेरियलिज्म ज़्यादा हो गया है हमारी दुनिया में, हर चीज़ में सॉरी टू से बट शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गई है हर चीज़ के अंदर, तो वो लॉयल्टी मिलना ना बड़ा मुश्किल काम। मैं बस एक बात इसमें ऐड करूँगी, पर्सनल ब्रांडिंग में आपको बहुत सारा फेम तो मिलता है, लेकिन जो मेरे ये मेरा तजुर्बा है, जो नहीं मिलती वो लॉयल्टी नहीं मिलती, जो आपके जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए ना, वो तो एग्जैक्टली वो कंपैरिजन नहीं है। वो आप भले कितनी नेटवर्क कर लें, नेटवर्क बना लें, मुझे नहीं लगता कि शायद वो कभी बीमार, मैं भी बीच में बीमार हुआ कुछ, मैंने देखा यार, तो मुझे उस वक्त आइडिया, तो फैमिली आपके साथ खड़ी हो जाती, पूरा को पूरा टब्बर आ जाता है, भाई क्या हो गया। अच्छा वहाँ देखो तो कोई अगर डालोगे सोशल मीडिया पे तो शायद कोई 2-4 कॉल्स आ जाए, अदरवाइज तो अच्छा मैं भी आपको एक बात बताती हूँ, हर इंडस्ट्रीज के ना प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। जो मीडिया इंडस्ट्री है और स्पेशली वो ये वाली इंडस्ट्री जहाँ पे ज़रा फेम आ जाता है, सो ये चीज़ है कि चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली बात है। जब तक आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, मैं तहसीन आपको बताऊं, जब मैं किसी ऐसी पोजीशंस पे रही हूँ, मेरा फ़ोन लाइक इतना बचता था कि मेरे पास 2-2 3-3 फ़ोन होते थे, मुझे एक साइलेंट करके रखना पड़ा, एक घर वालों के लिए। फिर उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज होती है, हालात चेंज होते हैं, वो पूरा सर्कल गायब हो जाता है। फिर उसके बाद आप किसी पोजीशन पे आते हैं, फिर वो नया सर्कल बनना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक मैंने ना उस चीज़ के साथ लाइक अपने आप को कोप अप कर लिया कि ये वक्त के साथ चीज़ें आती जाती हैं, जब तक आप फेमस हैं या जब तक लोगों को आपसे फ़ायदा है, ठीक है। लोग आपके दोस्त उस वक्त आपके दोस्त नहीं होते, वो आपकी पोजीशन, आपकी कुर्सी के दोस्त होते हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं। सो अगर आपकी पोजीशन से उनको फ़ायदा है तो वो आपके ऑफिस में आके 4-4 घंटे भी बैठेंगे, और अगर उनकी पोजीशन से आपको फ़ायदा नहीं है या कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा, सो आपकी कॉल भी नहीं उठाएंगे। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अच्छा, मैंने आपको मैं सच बताऊं, बिकॉज हम लोग PR भी करते हैं, तो एक ब्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, एंड शी वॉज इन डिप्रेशन। तो मैं उनसे अपने डिप्रेशन की कहानी डिस्कस कर रही थी कि क्या मसाइल चल रहे हैं।
उस बंदी का डिप्रेशन ये है कि जब उसकी व्यूज नीचे जाने लगते हैं रील के, तो उसको समझ में नहीं आता, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो मेडिसिन पे आ जाती है कि मेरे व्यूज नीचे क्यों जा रहे हैं, मुझे अगर उसको महीने में 4 ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं और उसको सिर्फ 2 ब्रांड कोलैबोरेशंस मिले उस महीने, तो डिप्रेशन। आप सोचें ये वाली जनरेशन किस कर्ब से गुजर रही है कि उसके लिए उसकी खुशी ना सोशल मीडिया के लाइक्स बन गए, सोशल मीडिया के व्यूज बन गए। लोग आपको आके कुछ भी बुरा भला बोल के जा रहे हैं, आपके 100 कमेंट्स है ना, आप इतना खुश होंगे, बस देखो मेरे इतने कमेंट्स आ गए, इतने व्यूज आ गए, दैट्स इट। आई एम सॉरी, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं। पूरी फिल्म बनी हुई है, मैंने तो पूरा फिल्म देखी है। वो एक फीमेल थी, वो तस्वीर डालती है, कोई लाइक नहीं, तो फिर तस्वीर को चेंज करती है, फिर ऐसे करके डालती है, फिर वो यूं टेढ़ा मुंह करके डालती है, हाँ ये चल गए, फिर उसको खुशी होती है। लोग बहुत ज्यादा फेक हो गए हैं, फेक स्माइल्स, फेक हैप्पीनेस, फेक चीजों की तरफ जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया, सॉरी बट मैं अपने ही काम को कहीं ना कहीं डिग्रेड भी करूंगी। वो ये कि डिग्रेड नहीं, बट ये कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, जहां पर आपको 88% फायदा है, वहाँ 10% मसला ये भी है कि आप अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एंड रियल लाइफ से कनेक्ट होने का और ग्राउंडेड रहने का एक ही फॉर्मूला है, वो जो आपके अपने दोस्त होते हैं ना, वो जिस तरीके से आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी अपनी फैमिली, जब आपको लगे ना कि आप बहुत ज्यादा आसमानों की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं या मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया में चले गए, तो आप अपनी फैमिली के सामने जाएं, वो आपको ऐसा मिरर दिखाते हैं कि आपको वाकई पुरानी वाली अपनी जो सेल्फ, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, वो सामने आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बात तो हमारी हो गई है। अब रह गया क्लाइंट को करना। हमें पर्सनल ब्रांडिंग में तुमने उसके फायदे की भी बात करी, नुकसान की भी बात करी कि कैसे, मतलब बहुत अच्छा बिल्ड करने के बाद आपने थोड़ा सा ये अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो गया। अब ये क्या क्लाइंट्स को कैसे हम उसको रीच आउट कर सकते हैं? क्लाइंट हमें या खुद ही इनबाउंड हो जाएंगे या हम जा सकते हैं पर्सनल प्रोफाइल बनाने के बाद? अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जांपल लेती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर कि हमारे क्लाइंट हैं, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल हॉस्पिटल में, पाकिस्तान की जैसे बोला जाता है ना, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। ठीक है, सो पहले आज से 4 साल पहले तक उनको कोई नहीं जानता था। वो हमारे पास आए क्योंकि उनको बड़ा शौक था कि मैं अपनी जो नॉलेज है, बेसिकली उनका शौक पर्सनल ब्रांडिंग नहीं था, उनको था कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, बेसिकली वो लिवर के डॉक्टर हैं, तो कहते थे कि लिवर पे लोग ना इतना ज़्यादा बात नहीं करते, उनको अवेयरनेस नहीं है, और खांसी हो गई तो कफ सिरप पी लिया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सो मुझे उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि डॉक्टर होके उनका इतना कंसर्न है कि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि लिवर से रिलेटेड, फैटी लिवर और इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। सो हमने पहले तो उनका ये वाला गोल था, फिर हम करते करते उनकी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना शुरू हुआ। माशाल्लाह, लाइक ही इज़ वेरी नोन एंड सबको पता है कि अगर मतलब इस तरह का कोई मसला होगा तो कौन डॉक्टर है, किसके पास जाना है। जब ये वाला काम स्टार्ट किया, सो पहले ना उनको ये होता था कि जिस हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल से ही वो काम कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अभी इनफैक्ट पिछले महीने ही वो कनाडा गए हुए थे अपना एक टूर करने के लिए। अब ये होता है कि प्राइवेट क्लाइंट्स जो कि ऑफ कोर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो उनको, आप ये सोचें कि वो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो डॉक्टर हैं और उनको पर्सनली कॉल्स आती हैं क्या, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोई फैटी लिवर का मसला है, मुझे लिवर से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो मुझे पता है दिस इज़ द बेस्ट डॉक्टर, तो मैं उसको डायरेक्टली रीच आउट कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझसे मतलब तो अब उन्होंने ना प्रॉपर अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन बनवाया है, एक अपनी पर्सनल वेबसाइट पे उनके काम हो रहे हैं, जहाँ पे जितने भी अब उनके पर्सनल क्लाइंटेल है, पर्सनल कंसल्टेंसीज हैं, वो दे सके। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट है, आउटरीच से ज़्यादा इनबाउंड आपको आना शुरू हो जाता है अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो डॉक्टर मैंने इसलिए बताया बिकॉज डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमें लगता है कि डॉक्टर के पास तो हमें क्लिनिक जाएंगे तभी हमारा काम होगा, या डॉक्टर का हमारा परसेप्शन ये है कि डॉक्टर को क्या ज़रूरत है, ऑफ कोर्स डॉक्टर भी तो कमाने ही बैठा हुआ है, ठीक है, वो सही है, इंसानियत की खिदमत उसका एक अज़म है, लेकिन पैसा भी तो उसको चाहिए ना। सो उसके लिए कितना अच्छा है कि वो अब आपका उसका इंटरनेशनल रीच है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग उससे कंसल्टेंसीज लेना शुरू हो गए हैं। और अभी जो वो कनाडा के एक टूर पे गए थे तो वहाँ के एक हॉस्पिटल ने उनको बुलाया था एंड वहाँ पे उनका पूरा सेशन था उस टॉपिक के ऊपर। वहाँ फार्मास्यूटिकल्स उनको रीच आउट कर रही होती हैं ऑफ कोर्स अपनी मेडिसिन के लिए। सो आपको बहुत तरीके से जो है ना, खुद अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको खुद रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉडकास्ट पे आना चाहते होंगे
एंड वो खुद से रीच आउट करते होंगे कि आप हमें पॉडकास्ट पे बुला लें, या ये हमारा नरेटिव है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके बारे में बात कर लें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लें एंड आप कोई भी काम ले लें, तो लोग अगर आपके काम में इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर एग्जांपल मुझे एक मग चाहिए, ठीक है, सामने मग रखा है तो मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ. मुझे एक मग चाहिए, ठीक है, अब मदर्स डे आ रहा है, मुझे अपनी अम्मा के लिए एक मदर्स डे का मग चाहिए. अब बहुत सारे ब्रांड्स जो मग्स प्रिंट करें, बट कहीं ना कहीं मुझे वो ब्रांड क्लिक करेगा जिसने एक बहुत अलग सा इमोशनल सा नरेटिव बना के रखा होगा मदर्स डे पे. और अगर उस मदर्स डे पे बल्कि अभी मदर्स डे से रिलेटेड हम कैंपेन्स कर रहे थे, बहुत रिसर्च कर रहे थे हम बहुत सारी चीज़ों पे. सो अनफॉर्चुनेटली बट मैंने इंडिया की जो कैंपेन्स देखी, इट्स माइंड ब्लोइंग. ठीक है, पाकिस्तान की कैंपेन्स शायद 2% होंगी वो, बट इतनी माइंड ब्लोइंग कैंपेन्स उन्होंने की थी. उन्होंने कहीं अपनी प्रोडक्ट को बेचा हुआ नहीं था, उन्होंने इतना प्यारा पर्सनल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड किया, आपकी माँ से रिलेटेड, कि आप खुद देखते देखते इमोशनल हो गए. और जब आप इमोशनल होते हैं ना, तो वो खुद ब खुद बस आप गए, फिर आप तो परचेज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड का नैरेटिव बिल्ड करें. और अगर आपको नैरेटिव अच्छा बिल्ड हुआ है और मुझे लगता है कि मेरा ये काम तहसीन के थ्रू हो सकता है, तो डेफिनेटली मैं आपको रीच आउट करूंगी. और ये फिर बहुत अच्छा हो गया, क्लाइंट उस पर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है कि पर्सनल ब्रांडिंग विद द क्लाइंट. अगर वो अपना पर्सनल ब्रांड इस तरह से डिजाइन कर दें, तो डॉक्टर की अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो फिर खुद लोग आ रहे हैं, तो क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली. जैसे आप देखा होगा कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये आपने ट्रेंड देखा होगा, इंस्टा पे रील्स भरी पड़ी बहुत आ रही हैं. लाइक पहले ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिम और फिटनेस से, कि वो जिम से रिलेटेड लोग अपना, और जिम से रिलेटेड ट्रेनर्स, ये नहीं कि वो जिम की पिक्चर्स डाल रहे हैं, नहीं, वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग की पिक्चर्स डाल रहे होते थे, वो अपनी एक्सरसाइज की पिक्चर्स डाल रहे होते थे. फिर इसके बाद अब आप देखें, हर दूसरा जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसकी आप रील्स देखें भरी पड़ी में, और वो क्या आपको बता रहे होते हैं, वो ये नहीं बता रहे होते कि मैंने अपने पेशेंट पे आज ये ट्रीटमेंट किया. आई थिंक वो 20% अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट का दिखाते हैं, बट वो 80% बात करते हैं कि अगर आपके मुंह पे फ्रेकल्स हैं तो आप ये क्रीम लगा सकते हैं, आपके बाल गिरे हैं तो आप ये क्रीम लगा सकते हैं. एंड देखने वाले को लगता है ओ वाह, ये तो मतलब मुझे फ्री में प्रोडक्ट बता रहे हैं, मुझे तो उसके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये कितना अच्छा बंदा है, मुझे फ्री में बता के जा रहा है. बट वो तो अपना कोई भी मतलब अपना नुकसान नहीं करता. अगर मैं आपको एक अपना प्रोडक्ट बता रही हूँ कि अच्छा ठीक है, आप ना ये सनस्क्रीन के बाद ये वाली क्रीम इसके साथ लगा लें, तो आपको जो सनबर्न होता है या टैनिंग होती है वो नहीं होगी. ठीक है, बट मुझे पता है कि कितना भी ये इस्तेमाल कर ले, अगर इसके बहुत रिजिड टिश्यूज़ हैं, इससे आना मेरे पास ही है, तो क्या होगा, मैं 3 दफ़ा इस्तेमाल करूँगी, 4 दफ़ा इस्तेमाल करूँगी. अब मेरी शादी होने वाली है और मेरे मुंह पे झाइयाँ पड़ी हुई हैं और वो ऐसी ढीठ हैं कि वो जा ही नहीं रही हैं. तो मैंने जिसकी रील देखी होगी और जिसकी रिकमेंडेशन पे वो क्रीम इस्तेमाल की होगी, इवेंचुअली मेरा फ़ोन उसी का नंबर डायल करेगा कि भाई ये ट्रस्टेबल बंदी है जो मुझे फ्री में एडवाइस दे रही है. हमारा वो फ्री वाला जो फ्रीबी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत चलता है, लोग इतना खुश हो जाते हैं वो फ्री में हमें कुछ मिल गया. हम कहीं किसी मॉल भी जाते हैं ना, कोई टॉफ़ी भी दे देते हैं, हम चीज़ 50,000 की खरीदेंगे लेकिन वो एक टॉफ़ी पे हम बड़े खुश होंगे. सो फ्रीबी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बड़ा चलता है. एंड फिर हमें क्या होता है, अच्छा इसने तो इतनी अच्छी एडवाइसेस दी थी, कहीं ना कहीं ये मेरे काम भी कर गई थी, तो हो सकता है ये मेरे इशू को रिजॉल्व कर दे. सो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के थ्रू अपनी क्लाइंट बिल्डिंग ही कर रहे होते हैं. अच्छा फिर जैसे अभी आप पीआर की बात करें, इसको हम पर्सनल रिलेशनशिप बोलेंगे या पर्सनल पीआर का मतलब पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग, एंड ये क्यों ज़रूरी होती है, मतलब इसकी सर्विसेज क्यों ज़रूरी होती है लेना. आई थिंक पीआर का मतलब यही पर्सनल रिलेशनशिप ही है, बट एक प्रेस रिलीज भी होता है, प्रेस रिलीज, पर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, पीआर इज ऑल अबाउट मीडिया से रिलेटेड, एक मीडिया किट जिसे हम बोलते हैं. सो अब जो है वो पीआर सिर्फ ये रह गई है कि ब्लॉगर्स को बुला लो तो पीआर हो गई. बट जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो उस वक्त पीआर का मतलब ये था कि आप प्रेस रिलीज बना रहे हैं, आपकी वो स्टोरी पूरी क्या जा रही है, और आपका वो जो पैकेज है स्टोरी का पूरा वो क्या चलेगा, फिर उसके बाद कौन कवर कर रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें मिलके आपकी वो पीआर किट कंप्लीट होती थी, जो कि आप सिर्फ एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर तक रह गई है. बट क्योंकि आप चल भी वही चीज़ बहुत ज़्यादा रही है, ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स, तो लोगों को तो पीआर करानी है, पीआर पैकेज भेजना है, ब्लॉगर्स को भेज दो, बिकॉज ब्लॉगर्स के पास ऑडियंस अच्छी होती है, लोग देखते हैं, उसके ज़रिए जो है ना वो हमारी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही है कि लोगों तक हमारी प्रोडक्ट जा रही है, लोगों तक हमारी बात जा रही है. बेसिकली आसान में हम उसको कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेते हैं, जो हमारे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते
दी हैं। तो लोग आजकल यही तरीका है। एग्जैक्टली, बट 2 तरीके की PR होती है, ठीक है। एक आपकी बिजनेस PR होती है और एक PR वाली PR है जिसमें आप इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करें, किसी मीडिया चैनल को रीच आउट करें, कोई स्टोरी पब्लिश करवानी है आपको मीडिया चैनल पे या किसी न्यूज़ मैगजीन पे या मैगजीन पे, सो वो वाली। और एक जो हम कहते हैं ना मेरी PR बहुत अच्छी है, सो वो भी एक चीज़ होती है जो कि रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग ही है। बिकॉज जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे, सिर्फ आप सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे होते, आप बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। सो जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो वो भी आपकी एक PR ही है कि लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, पर्सनल रिलेशंस आप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, और उस बेसिस पे आपकी फेस वैल्यू बनना शुरू हो जाती है। सो लोग जानना शुरू कर देते हैं कि वो अच्छा तहसीन पॉडकास्ट करते हैं। अब आप जब भी जाएंगे तो कोई ना कोई आपको मिलेगा किसी इवेंट पे, तो आपसे वो पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस करेगा या आप उससे पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर आप उससे उसके बिजनेस के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सो एक से दूसरा आपका वो कनेक्शन बिल्ड होता जाता है, एंड उन्हीं कनेक्शन से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, बिजनेस टाइज इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको आप देखें मेजॉरिटी बहुत ही अंदर की बात है, लेकिन अगर कोई भी टेंडर होता है तो कहा जाता है कि अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो ही काम होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अब से नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी, हमारे दादा और हमारे जो फादर हैं उनके ज़माने की बात है कि भाई अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं। पहले तो होता था ना, मेरा बेटा इंजीनियर है, सर इंजीनियर है बेटा, कहीं लगवा दो, कोई ताल्लुकात हैं तो उसको लगवा दो। सो ये जो आपके ताल्लुकात हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत पुराने हैं, और ये ताल्लुकात अब जाके इसने PR का नाम ले लिया है, तो वो इस तरह के कनेक्शंस में आ गए हैं जिसको हम कॉर्पोरेट लाइजनिंग भी कहते हैं, कि आपके कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं, आप एज अ ब्रिज कंसल्टेंसी काम करते हैं जिसमें आपके कनेक्शंस होते हैं, आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करवाने में, कोलैबोरेट करवाने में काम कर रहे होते हैं। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ PR है जिसमें आप 2 कंपनीज को सेम ही जो भी उनका म्यूचुअल गोल होता है उस पर आप कोलैबोरेट करा रहे होते हैं, या किसी कंपनी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई एक इवेंट कर रहा है दोनों कंपनीज का आपस में एक साथ, आपने बोला ओके फाइन मदर्स डे आ रहा है तो ठीक है, आप अपने गिफ्ट्स दे दो प्रोडक्ट में, ठीक है, एंड ये कंपनी अपना वेन्यू यूज करिए। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं। एंड एक हमारा ब्लॉगर्स वाला होता है। सो ब्लॉगर्स में तो इट्स सिंपल कि आप ब्लॉगर्स को रीच आउट करते हैं, ब्लॉगर्स से आपको जो भी काम कराना होता है आप उनको पे करते हैं या बार्टर करते हैं, उनके साथ 2 ही चीज़ें होती हैं, तो आप पे करेंगे या बार्टर करेंगे, एंड देन फिर उससे जो भी आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है, कोई भी मैसेज जो भी आपको करना है आप वो कर लेते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारी ये नीड हो गई है अब कि हमें कोई भी अगर आपका ब्रांड है तो उसमें आप अपना मैसेज जो है वो किस तरीके तक लोगों तक पहुंचाएंगे। सो क्योंकि ब्लॉगर्स ने अपनी वही बात है, पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अच्छी की होती है, अपना नैरेटिव बिल्ड किया होता है, अपने नीश पे बहुत अच्छे से काम किया होता है। सो अगर वो फूड ब्लॉगर है तो डेफिनेटली फूड को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है, तो फूड ब्रांड्स उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। अगर वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है तो उसके साथ फैशन, स्किन केयर ब्रांड्स काम करेंगे। तो बहुत जो ब्लॉगर्स हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ब्लॉगर्स में भी कुछ ब्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, एंड कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एंड पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर आप उनको बुलाएं एंड इस तरह की चीज़ें सिखाएं या इस तरह के काम करें, और इस तरह की वर्कशॉप्स हो जहाँ पे बताया जाए लोगों को कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने नैरेटिव को बेहतर कर सकते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लगे। लेकिन PR की सर्विसेज जो पर्सनल ब्रांड है उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे लग रहा है शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। उनको भी जरूरत पड़ सकती है कि जिन्होंने अपना पर्सनल, नहीं, आई थिंक PR की जो सर्विसेज हैं, बीइंग अ पर्सनल ब्रांड, आप खुद ही PR पैकेज है अपना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप या मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं इंस्टा पे, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर ब्रांड्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं कि आपका एक ब्रांड का इवेंट है और उसमें उन्होंने लिंक्डइन के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया एंड वहाँ से उन्होंने डिफरेंट नैरेटिव्स उस पर प्रेस रिलीज को थोड़ा सा कैजुअल करके, पहले एक प्रेस रिलीज होती है बड़ी हार्ड एंड फास्ट होती है, खबर होती है, वो मीडिया में चल जाती है, फिर उसके बाद आपका एक नैरेटिव होता है जो आपको बहुत ही
सॉफ्ट टोन नरेटिव होता है वो आपका लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश होता है, वो डिफरेंट लोग उसको पब्लिश कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्किन केयर ब्रांड है, उसकी लॉन्च थी एंड मुझे वहाँ पे बुलाया. 2 तरीके के ब्लॉगर्स हैं, एक इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर है, वो तो चले प्रॉपर ब्लॉगर है, वो उस चीज़ के बारे में बात करता है, उसने जाके उस इवेंट को कवर किया. बट अगर लिंक्डइन पे मेरा एक पर्सनल ब्रांड बना हुआ है और मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करता हूँ और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और मुझे बुलाया गया, तो मैं एक अपना पर्सनल नरेटिव दूंगा जिससे जो मेरी ऑडियंस है उसको ये कॉन्सेप्ट जाएगा या उसको ये इम्प्रेशन जाएगा कि अच्छा अगर ये बंदा इसके स्किन केयर ब्रांड के बारे में बात करे तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड अच्छा काम करता होगा, जेन्युइन होगा, क्रेडिबिलिटी होगी. तो वो चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी को और इन्हेंस करती है. एंड जिस नीश में आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बनाया है, उसको स्टैब्लिश किया है, उस नीश से रिलेटेड ब्रांड्स आपसे खुद कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. मतलब इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस, अब आउटसोर्स सर्विसेज भी ले सकते हैं इसकी. बिल्कुल आउटसोर्स सर्विसेज ले सकते हैं आप इसकी. मतलब इसका कोई आइडिया है कि कितना खर्चा आता होगा? ऐसे ही बस दिमाग में सवाल है जी. डिपेंड, वही वाली बात है, आपकी रीच के ऊपर डिपेंड कर होता है. इनिशियली स्टार्ट कर कितने पे होता है ये तकरीबन? कोई डिपेंड करता है. देखिए पाकिस्तान में ना अभी सिर्फ मैं 1-2 लोगों को ही जानती हूँ जो कि लिंक्डइन ब्रांडिंग के ऊपर काम करें. प्रॉपर एजेंसी है, उनमें से एक आपकी पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जो कि लाइक हमारी कंपनी भी लिंक्डइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो लिंक्डइन पे वो लोग जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अच्छी उनकी रीच आ जाती है, लाइक उनकी अगर वो एक पोस्ट डालें तो उस पर अच्छे इंप्रेशन आ जाते हैं, कोई 15-20 हज़ार इंप्रेशन आ गए. मैं एक एक ऐसी बात कर रही हूँ, लाइक नॉट के इतने ही, लाइक इससे ज़्यादा ही वो ब्रांड का अपना होता है कि हमें इतने इंप्रेशन चाहिए या इतने सारे लोग, इतने हमें जो है ना लोग देखें हमारे काम को, वो इम्पोर्टेंट है. सो उसमें आपका अपना एक गोल होता है ब्रांड का. उस ब्रांड के गोल के साथ आप जो भी बंदा है जिसने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है उसको आप अलाइन कर देते हैं एंड देन दोनों का कोलैबोरेशन हो जाता है. तो ये भी एक वन ऑफ द थिंग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि अगर आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया और आप एक स्पेसिफिक नीश के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेक गाय है, ठीक है, वो टेक के बारे में बात करते हैं एंड जीरो की जब प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी, जीरो ने हर एक को इस्तेमाल किया था अपने प्रोडक्ट में, ईदर सेलिब्रिटी हो, ब्लॉगर हो, पर्सनल ब्रांडिंग पे कोई बंदा काम कर रहा है, लिंक्डइन पे कोई बंदा है. सो इवन मैंने जीरो की जो काफ़ी सारी जो ब्रांडिंग से रिलेटेड चीज़ थी वो टिकटॉक, रेडिट, हर प्लेटफॉर्म पे देखी है. सो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने ब्रांड को जो है ना मासेस में फैलाने की कोशिश की थी. अब यही चीज़ है कि आप अगर टेक गए हैं और टेक के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी नीश टेक है, सो टेक से रिलेटेड अगर कोई भी इंडस्ट्री इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल पाशा का इवेंट हो रहा है, पीसेप का इवेंट हो रहा है, कोई इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में कोई इंटरनेशनली कोई डेलीगेशन आया है, तो आपके पास इनवाइट आएगा बिकॉज उसको पता है कि ये बंदा जो है इसकी ये सर्टेन नॉलेज है, ये स्किल सेट है इसका, सो ही इज़ द और शी इज़ द रेलिवेंट पर्सन, तो इसको इवेंट में बुलाना चाहिए जिससे हमारे इवेंट के बारे में भी लोगों को पता चलेगा एंड कोर्स वो रेलेवेंट बंदा है तो उसका एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर मैटर करता है. अच्छा, अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं. कोई जो हमारे जो आखिरी के सवाल होते हैं मैं लोगों से लाजमी पूछता हूँ कि कोई ऐसी एक किताब या कोई टूल आप सजेस्ट करना चाहें या कोई ऑनलाइन कोर्स जिससे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकता हो? कोई भी टूल, कोई भी किताब, कोई भी ऑनलाइन कोर्स, तीनों में से कोई एक भी बता सकती हैं, तीनों ही बता सकती हैं? अच्छा, किताबें बहुत सारी हैं, ठीक है, टूल्स भी बहुत सारे हैं जिस पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं. बट टूल्स में हमारे पास सबसे इजी टूल ChatGPT आता है जो आपको कंटेंट, क्लॉड है, इस तरह के बहुत जो कॉमन टूल्स हैं जो हमारी कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. टूल्स भी बहुत कॉमन है, बुक्स भी हम लाइक नेम लिखेंगे गूगल पे, दे आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, ठीक है. टूल्स और किताब और इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी को कहती हूँ ना, अगर वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करे, ये टिप्स स्टूडेंट्स के लिए, नॉट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नहीं, बट अगर आप स्टूडेंट हैं ना, आप अभी स्टार्ट करें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना, स्टार्ट सिटिंग विद योर मेंटोर्स. इससे अच्छा आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, कोई कोर्स आपको नहीं सिखाएगा इतना अच्छा, कोई किताब आपको इतना अच्छा नहीं सिखाएगी, कोई टूल आपको इतना अच्छा नहीं सिखाएगा जितना अच्छा आपका एक वो बोलते हैं ना, एक अपना मेंटोर, गॉड फादर फिगर आपको इंडस्ट्री में बनाना पड़ता है. आप उसको ढूंढें, वो राइट पर्सन कौन है आपके लिए, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करें बिकॉज जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑफ कोर्स कोई किताब या कोई टूल आपको नहीं बता सकता. जो उसके सक्सेस, फेलियर्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, आज
आज बिजनेस में लॉस हो गया, आज बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। ये वो सारे टिप्स हैं जो शायद हम और आप जिन चीज़ों से गुजरे हैं वो किसी टूल पे डिपेंडेंट नहीं थे। सो मैं हमेशा, मेरे पास भी जितने भी स्टूडेंट्स या लोग जो मेंटोरशिप के लिए आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ फाइंड अ राइट पर्सन। आई अंडरस्टैंड कि उस इंसान के पास टाइम नहीं होगा, तो 3-4 ऐसे लोगों को ढूंढ लें और अपना सर्कल ऐसा बनाएं जिसमें आपकी ही नीश के लोग हों। इस तरह के इवेंट्स में जाना शुरू करें, इस तरह की गैदरिंग्स में बैठना शुरू करें। अब तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स होने लगे एंड कराची में तो मुझे लगता है हर दूसरे दिन इवेंट हो रहा होता है। सो जो भी आपकी नीश से रिलेटेड इवेंट है, प्लीज़ उसमें जाइए। ये इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ नहीं है कि आप जाएंगे एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। अभी मेरे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं फिर भी लोगों को बता देता हूँ, वो सवाल भी बता दूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे वो ले लूँ कि कोई जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई सजेशन देना चाहें, कोई एडवाइस जो आपको मिली हो ज़िंदगी में, या आप जो देना चाहें, दोनों एक साथ या दोनों अलग अलग भी दे सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें ये ज़िंदगी में एडवाइस मिली थी जो मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो या फिर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। आई थिंक ज़िंदगी में ना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखा है एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं स्टार्ट करी थी तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। जो भी मैंने सीखा वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फेलियर से सीखा। सो अगर मैं अपनी यंगर सेल्फ को 10 साल पीछे जाके भी कोई एडवाइस देना चाहूँ, सो मेरी यही एडवाइस होगी कि प्लीज़ मेक योर नेटवर्क योर नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है वो आपकी ग्रूमिंग जिस तरीके से करता है उस तरीके से कोई आपकी ग्रूमिंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ रही हूँ जो ऑलरेडी मेरी नीश में काम करता है, मैंने अब जाके अपनी PR की नीश के लोगों के साथ बैठना शुरू किया था, इवेंट्स अटेंड करना शुरू किए थे। सो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के पायनियर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उससे हमें समझ में आता है कि ओ अच्छा ठीक है, ये चीज़ हम ऐसे करेक्ट कर सकते थे। या अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो जो मुझसे एक्सपीरियंस इंसान है उसको पता है सिचुएशन से कैसे निकलना है, बिकॉज वो बहुत दफ़ा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका होगा या वो बहुत दफ़ा उस फेलियर को एक्सपीरियंस कर चुका होगा। सो स्टार्ट डिस्कसिंग योर फेलियर्स विद द अदर पर्सन, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर फेलियर्स। हम पता है क्या करते हैं तहसीन, हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के उसका सक्सेस मीटर देख के कि वो सक्सेसफुल है, हम उससे उसकी सक्सेस पे बात करते हैं। अगर आपको किसी की ज़िंदगी के बारे में सीखना है या आपको कुछ भी सीखना है, सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फेलियर्स, बिकॉज फेलियर्स कैन टीच यू द बेस्ट लेसन्स ऑफ योर लाइफ। परफेक्ट हो गया। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मुझे पॉडकास्ट यार रोकनी पड़ रही क्योंकि टाइम, मैंने देखा है आजकल लोग टाइम को देख के बड़ा कंसर्न है। 2-2 घंटे की बहुत सारे सवाल थे। फीमेल का एरिया मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया कि एज अ फीमेल इनको क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं इनको दोबारा बुलाऊं तो मैं सवाल बता देता हूँ। मेरे बहुत सारे रिमेनिंग रह गए थे कि फीमेल में इनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको उन्होंने कैसे टेक ओवर किया। ठीक है, अभी करंटली एज अ मदर ये कैसे अपने आप को ग्रोन अप करी और पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत सारे काम कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने इतनी जर्नी जो US में गई है वहाँ का इनका हमने एक्सपीरियंस नहीं डिस्कस किया बैरोक्रेट्स के साथ, इनकी जो भी आजकल ये बता भी रही थी। तो देयर इज सो और मैंने 3-4 सवाल आपको ऐसे रैंडमली बता दिए। इफ़ यू वांट अगेन, अगर आप दोबारा चाहते हैं इनको बुलाना तो आप कमेंट में मेंशन करें। कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ जो कवर नहीं करी है तो मैं इनको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कमेंट्स। तो आप कमेंट करें, बताएं। इतनी फीमेल्स हमारे पास वैसे भी पाकिस्तान में कम है, हम उनको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, आगे भी लेके आना चाहते हैं, पर क्योंकि वो आजकल का ट्रेंड हमारा ऐसा चल रहा है, वरना मैं पहले 2-2 घंटे की पॉडकास्ट करता था। अगर आप कमेंट करेंगे और तो हम इनको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।